एक तरफ भारत के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिने जाने वाले नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नेता जिसने 2014 में भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया, 2019 में अपनी स्थिति और मजबूत की और 2024 में भी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरे। दूसरी तरफ राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जिन्हें कभी भारतीय राजनीति में गंभीरता से नहीं लिया जाता था, जिनके भाषणों का मजाक उड़ाया जाता था, मीम सुनाया जाता था, जिन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया गया और जिनके बारे में कहा गया कि वह नरेंद्र मोदी के सामने कभी टिक ही नहीं सकते। लेकिन आज तस्वीर बदली हुई दिख रही है। राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वह लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने सड़कों से संसद तक अपनी राजनीतिक शैली को काफी बदल दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंची और लंबे समय बाद लोकसभा में आधिकारिक विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस के पास आया। तो सवाल यह है कि 56 साल का राहुल गांधी अब 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक रूप से भारी पड़ रहा है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर बनाया नैरेटिव है। क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वास्तव में कमजोर हुई है? क्या राहुल गांधी वास्तव में मजबूत हुए हैं या फिर दोनों की राजनीतिक ताकत को एक ही पैमाने पर मापना ये गलत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच राजनीतिक मुकाबला हो तो कौन वास्तव में मजबूत स्थिति में है? आज की इस वीडियो हम भावनाओं से नहीं, नारे से नहीं, बल्कि पिछले वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम, चुनावी प्रदर्शन, संसद की भूमिका, विपक्षी राजनीति, युवा मतदाताओं और नेतृत्व की छवि और आने वाले 2029 के चुनावी समीकरण के आधार पर इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राजनीति में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है, यह भी मायने रखता है कि कौन अपने समर्थकों को वोट में तब्दील कर सकता है, बदल सकता है, कौन गठबंधन बना सकता है, कौन नैरेटिव सेट कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कौन सत्ता के खिलाफ जनता की नाराजगी को राजनीतिक विकल्प में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। कहानी 56 बनाम 56। नरेंद्र मोदी की रणनीति, राजनीतिक ब्रांडिंग को समझे बिना आज की राजनीति को समझना बहुत ही मुश्किल है। 2014 के आसपास नरेंद्र मोदी की छवि सिर्फ एक नेता की नहीं, उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक निर्णायक नेता, एक ऐसा नेता जो बड़े फैसले लेने से नहीं डरता और इसी राजनीतिक छवि के कारण उनके साथ जुड़ा एक लोकप्रिय प्रतीक 56 इंच का सीना। यह सिर्फ 56 इंच की बात नहीं, एक राजनीतिक मेटाफर था, एक संदेश था मजबूत नेतृत्व का, निर्णय लेने की क्षमता का और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कठोर रूप का। 2014 के चुनावी माहौल में यह छवि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ब्रांडिंग का एक हिस्सा बन गई। यही कारण है कि आज भी 56 इंच सब सुनते लोगों के दिमाग में नरेंद्र मोदी की राजनीतिक छवि सामने आती है। लेकिन राजनीति में किसी भी इमेज की एक सीमा होती है। जब तक नेता की इमेज और जनता का अनुभव एक दूसरे से मेल खाते हैं तब तक इमेज ताकत बनाती है। लेकिन जब जनता सवाल पूछना, हमारे इलाके में अस्पताल कब बनेगा? जी, शिक्षा के लिए आपका क्या यही कारण है कि राहुल गांधी भी कई बार 56 इंच वाली छवि पर हमला करते रहे। नवंबर 2025 में राहुल गांधी ने भी इसी संदर्भ में कहा था कि किसी व्यक्तित्व की ताकत सीने के आकार से निर्धारित नहीं होता। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी का मोदी पर हमला करना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि मोदी कमजोर हो गया है, क्योंकि किसी नेता की आलोचना और उसकी राजनीतिक कमजोरी दो अलग अलग बातें हैं और यही डिस्टिंक्शन इसी पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। राहुल गांधी की राजनीति को अगर सिर्फ आज की स्थिति में से देखेंगे तो कहानी थोड़ी अधूरी लगेगी। 2004 में राहुल गांधी पहली बार लोकसभा पहुंचे, 2009 में उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हुई और 2014 के बाद कांग्रेस के लगातार कमजोर चुनावी प्रदर्शन में राहुल गांधी की लीडरशिप पर गंभीर सवाल खड़े हुए।
2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 लोकसभा सीट पर सिमटी। 2019 में 52 हुई, लेकिन पार्टी फिर भी सत्ता में से दूर रही और 2019 में अमेठी से राहुल गांधी हार गए। यह वह समय था जब राजनीतिक विरोधियों ने राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर बहुत सवाल उठाए, लेकिन फिर 2022-23 में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, राहुल गांधी के पब्लिक इमेज के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। एक ऐसा नेता जो पहले दिल्ली की राजनीतिक बहस में दिखाई देता था, अब सड़क पर दिखाई देने लगा, लोगों के बीच, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। धीरे धीरे उनकी छवि में एक नया एलिमेंट जुड़ने लगा, एक्सेसिबल राहुल गांधी, यानी ऐसा राहुल गांधी जो लोगों के बीच जा रहा है। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंची। यह संख्या भाजपा की 240 सीटों से कम थी, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी को चुनाव में हरा दिया। किसमें? तथ्यात्मक चुनाव में हरा दिया। जी हां, कहने का मतलब वो पुनः वापस आए। पहली बार लंबे अंतराल के बाद लोकसभा में एक औपचारिक और प्रमुख विपक्षी चेहरा सामने आया, और यही बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता में बैठा नेता की शक्ति सिर्फ उसकी सीटों से नहीं मापी जाती, और विपक्ष की ताकत सिर्फ उसकी सीटों से नहीं मापी जाती। विपक्ष की ताकत इस बात से मापी जाती है कि वह सत्ता को कितनी मजबूती से चुनौती दे सकता है। अब आते हैं 2024 के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदर्भ पे। 2014 में भाजपा ने अकेले बहुमत हासिल किया। 2019 में भाजपा ने और भी मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन 2024 में भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई। यानी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो बड़ी, लेकिन अकेले दम पे बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। सरकार बनाने के लिए एनडीए सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, और यही वह पॉइंट है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या इसका मतलब मोदी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाजपा अभी भी 240 सीटों के साथ लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी अभी भी प्रधानमंत्री हैं। एनडीए के पास सरकार 24 का महत्व क्या है? महत्व यह है कि 2014 और 2019 जैसी यूनिलैटरल पॉलिटिकल डोमिनेंस की परसेप्शन में बदलाव आया। अब विपक्ष के पास संसद में ज्यादा संख्या है। अब विपक्ष ज्यादा जोर से सवाल पूछ सकता है और पूछ भी रही है। अब सरकार को सहयोगी दलों और विपक्ष दोनों के साथ अधिक राजनीतिक गणित करना पड़ता है, और इसी इन्वायरमेंट में राहुल गांधी की भूमिका और बड़ी हो जाती है। यानी 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन 2024 में राहुल गांधी एक ऐसे क्रेडिबल नेशनल अपोजिट फिगर जरूर बन गए, और यही शायद उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट है। राजनीति में सिर्फ सरकार चलाना पावर नहीं है, एक और पावर होती है नैरेटिव पावर। जिसके पास नैरेटिव पावर होता है वह तय कर सकता है कि देश किस मुद्दे पर बहस करेगा। 2014 के बाद लंबे समय तक भाजपा और नरेंद्र मोदी नैरेटिव सेटिंग में बहुत मजबूत रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, विकास हो, हिंदुत्व हो, मजबूत नेतृत्व, गरीब कल्याण, विश्व मंच पर भारत, इन मुद्दों पर भाजपा ने लगातार राजनीतिक नैरेटिव बनाया। लेकिन राहुल गांधी ने धीरे धीरे कुछ दूसरे मुद्दों को केंद्र में लाने की कोशिश की, जैसे जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, पेपर लीक, आर्थिक समानता, कॉर्पोरेट कंसंट्रेशन, संवैधानिक संस्थाएं, वोटर लिस्ट और युवाओं के सवाल। चाहे कोई इन मुद्दों से सहमत हो या नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने विपक्ष के लिए कुछ अस्थायी टॉकिंग पॉइंट तैयार कर दिया। उदाहरण के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसे राहुल गांधी ने लंबे समय तक राजनीतिक बहस में बनाए रखा। फिर सरकार ने 2025 में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की। राहुल गांधी ने इसे अपनी राजनीतिक मुहिम का हिस्सा बना दिया। इसका मतलब यह नहीं कि पूरा क्रेडिट सिर्फ राहुल गांधी के पास जाता है, लेकिन यह जरूर दिखता है कि विपक्ष द्वारा लगातार उठाया गया
मुद्दा नेशनल पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा बन सकता है। यही नैरेटिव पॉलिटिक्स है। अब अगर हम ईमानदार एनालिसिस कर रहे हैं तो सिर्फ राहुल गांधी की ताकत गिनाना पर्याप्त नहीं होगा, हमें मोदी की ताकत भी समझनी होगी। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है एक मजबूत पर्सनल पॉलिटिकल ब्रांड। आज भी भारत की राजनीति में बहुत कम नेता ऐसा है जिनकी व्यक्तिगत पहचान उनकी पार्टी से भी बड़ी दिखाई जाती है। मोदी एक पॉलिटिकल ब्रांड बन चुका है। भारत के लिए या भाजपा के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी ताकत है ऑर्गेनाइजेशन। भाजपा का संगठन देश के कई राज्यों में मजबूत है। तीसरी ताकत गवर्नमेंट मशीनरी और इनकम्बेंसी एडवांटेज। सत्ता में रहने का फायदा होता है, ये सब जानता है। सरकार के पास पॉलिसीज होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कीम्स होती है और उनके इंप्लीमेंटेशन को राजनीतिक कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथी सबसे बड़ी ताकत लीडरशिप। लीडरशिप परसेप्शन। भले विपक्ष मोदी की आलोचना करे लेकिन उनके समर्थकों के बीच एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज अभी भी मौजूद है। और पांचवी ताकत इलेक्टोरल कोalition। भाजपा अकेली नहीं है, एनडीए का नेटवर्क है। इसलिए राहुल गांधी अगर मोदी को चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक कोalition से मुकाबला करना होगा। इसलिए यह कहना कि राहुल गांधी मोदी पर भारी पड़ चुके हैं अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन हां, राहुल गांधी को इग्नोर करना यह भी मुश्किल है। आप समझते हैं राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत? मेरे हिसाब से उनकी सबसे बड़ी ताकत है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इमेज का नहीं, पॉलिटिकल पोजिशनिंग का भी है। पहले राहुल गांधी को कई लोग इलेक्टेड पॉलिटिशियन के रूप में देखते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी पब्लिक एंगेजमेंट काफी बढ़ गई है। फिर 2024 में उन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जीते। उन्होंने रायबरेली सीट जीती, वायनाड से भी जीत दर्ज की। इसके बाद वे लोकसभा में विपक्ष के नेता बने और अब संसद में प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर सवाल कर सकते हैं और ये इंस्टीट्यूशनल पावर है। फरवरी 2026 में लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बहस के दौरान यह सवाल उठाया कि उन्हें बोलने से क्यों रोका जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आसानी बात रखने की कोशिश की। यानी और राहुल गांधी अब सिर्फ चुनावी कैंपेनर नहीं है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री रोल में है और यह बदलाव बहुत ही बड़ा है। अब सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल, राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या क्या सही रही? उन्हें आलोचक कहते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है और वह प्रधानमंत्री पद के लिए जनता के बीच पर्याप्त मजबूत विकल्प नहीं बन पाए हैं। इनमें से कुछ क्रिटिसिज्म को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी की पर्सनल पॉपुलैरिटी और कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एक ही चीज नहीं है। राहुल गांधी अगर आज मजबूत हुए हैं तो कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करना एक अलग चुनौती है। दूसरी समस्या है एंटी बीजेपी वोट का फ्रेगमेंटेशन। भारत में भाजपा के खिलाफ वोट हमेशा कांग्रेस को नहीं मिलता। कई राज्यों में क्षेत्रीय जल मजबूत हैं। पश्चिम बंगाल में अलग राजनीति है, तमिलनाडु में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग, बिहार में अलग, महाराष्ट्र में अलग, दिल्ली में अलग। इसलिए राहुल गांधी के सामने सिर्फ मोदी एक पर्सनल पॉपुलैरिटी की चुनौती नहीं है, उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज के साथ सीट शेयरिंग और अलायंस मैनेजमेंट भी करना होगा। अब आते हैं उस वोटर पे जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है, युवा वोटर। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2026 में 56 वर्षीय राहुल गांधी को लेकर 56 ईयर ओल्ड यूथ वाली टिप्पणी भी की थी, जबकि वह युवा भारत और स्काई रूट जैसी स्टार्टअप उपलब्धियों की बात कर रहे थे। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ बताती है। क्यों? क्योंकि दोनों नेता युवाओं के वोट
और अटेंशन के लिए कंपीट कर रहे हैं। मोदी की अपील का एक हिस्सा है एस्पिरेशनल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, ग्लोबल इंडिया, नेशनल प्राइड। और वहीं राहुल गांधी मैसेजिंग में दूसरी चीजें ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक्स, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यूथ पार्टिसिपेशन। और यही कारण है कि दोनों लोग अलग अलग नैरेटिव के जरिए युवा मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के महीने में राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स और युवाओं के बीच आउटरीच बढ़ाई। अगस्त 2026 में उन्होंने यूजीसी नेट से जुड़े हुए सरकार को एनटीए पर सवाल उठाए। और यही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर विपक्ष युवा मतदाताओं को समझाने में सफल होता है तो आपके भविष्य का जो सवाल है, जो राष्ट्रवाद की बातें पॉलिटिक्स में उठाई जाती है, शायद वो गंभीरता थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर भाजपा युवा मतदाता को कन्विंस करने में सफल होती है, हमने भारत को ग्लोबल पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा काम किया है, तो मोदी की पॉलिटिकल अपील बनी रह सकती है। इसलिए युवा वोटर अभी ओपन बैटलफील्ड है। अब जरा संसद के अंदर चले। लोकसभा में राहुल गांधी की पोजीशन अब पहले जैसे नहीं है, वह लीडर ऑफ अपोजिशन है। इसका मतलब है कि संसद में उनकी इंस्टीट्यूशनल विजिबिलिटी बहुत ही बढ़ गई है। लेकिन यहां एक आयरनी भी है। 2026 के मॉनसून सेशन में संसद की प्रोडक्टिविटी बेहद कम रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में अपनी निर्धारित समय का लगभग 19% और राज्यसभा में लगभग 39% समय ही इस्तेमाल किया गया। 12 विधेयक पास हुए, जिनमें 11 बिना चर्चा के पारित हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या यह सरकार की कमजोरी है या विपक्ष की या फिर दोनों की। असल में लोकतंत्र में संसद की प्रोडक्टिविटी का कम होना किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है, लेकिन इससे एक बात जरूर सामने आती है कि आज सरकार और विपक्ष के बीच कन्फ्रंटेशन बहुत बढ़ गया है। और राहुल गांधी के समर्थक कहेंगे कि वो सरकार को जवाबदेह बना रहे हैं। भाजपा के समर्थक कहेंगे कि विपक्ष संसद को चलने नहीं देता। और जनता देख रही है। यही डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आखिर में जनता ही तय करेगी कि किस नैरेटिव को स्वीकार करना है या किसे रिजेक्ट करना है। और राहुल गांधी ने एक और स्ट्रेटजी अपनाई है, प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स। अगस्त 2026 में वह दिल्ली में एक छात्र के साथ पुलिस कार्रवाई के विरोध में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाद बैठ गए। कुछ दिन पहले उन्होंने बुंदेलखंड में इसी तरह के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, ट्राइबल कम्युनिटीज के समर्थन में सपोर्ट किया। यह वही राहुल गांधी है जो कभी मुख्यतः संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेता के रूप में देखे जाते थे। अब वह प्रोटेस्ट साइट पर भी दिखाई देते हैं। यह स्ट्रेटेजी दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने समर्थकों को मोबिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यह मैसेज देना कि विपक्ष सिर्फ संसद में बैठकर बयान नहीं देगी, बल्कि ग्राउंड पर भी मजबूत है। लेकिन इसकी एक सीमा है। अगर प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स लगातार केवल कन्फ्रंटेशन में बदल जाए तो मॉडरेट वोटर्स इससे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी को प्रोटेस्ट और गवर्नेंस विजन के बीच बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। इन्हें दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं? उत्तर है कि कुछ क्षेत्रों में चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन यह कहना कि मोदी बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, ऐसा नहीं। पॉलिटिकल डोमिनेंस अभी तो उनका समाप्त नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, एनडीए ही सत्ता में है। भाजपा का संगठन बहुत ही मजबूत है और नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पहचान आज भी राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी है। इसलिए राहुल गांधी की ग्रोथ को मोदी की कोलैप्स समझना गलत है, बल्कि इसे ऐसे समझिए कि मोदी की डोमिनेंस को अब
ज्यादा मजबूत अपोजिशन चैलेंज कर रही है, और यह दोनों चीज बहुत बड़ा अंतर है। 2014 में मोदी के सामने कांग्रेस नेतृत्व कमजोर स्थिति में था। 2019 में भी विपक्ष फ्रेगमेंटेड था। 2024 में विपक्ष ने कुछ जमीन वापस हासिल की, और 2026 में राहुल गांधी उस जमीन को अस्थायी पॉलिटिकल कैपिटल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वह 2029 तक इसे बनाए रखेंगे, कायम रखेंगे? अगला लोकसभा चुनाव 2029 तक होना है, और 2029 का चुनाव सिर्फ मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं होगा, यह कई स्तरों पर होगा। एक तरफ मोदी की लीडरशिप, भाजपा का संगठन, एनडीए का संगठन, सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक या उसके संभावित उत्तराधिकारी गठबंधन, राज्य स्तरीय अपोजिट पार्टीज, और सबसे महत्वपूर्ण जनता का वास्तविक अनुभव क्या रहा। अगर 2029 तक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है, रोजगार बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी रहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्लोबल स्टैंडिंग पर मोदी सरकार की इमेज मजबूत रहती है, तो मोदी के लिए तीसरी बड़ी चुनौती के बावजूद स्थिति थोड़ी मजबूत रह सकती है। लेकिन अगर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्या, युवाओं की फ्रस्ट्रेशन, सामाजिक तनाव या गवर्नेंस फेल्योर्स, इनका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट बढ़ता है, तो विपक्ष को मौका मिल सकता है, और उस समय और राहुल गांधी की आज की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या 56 वर्ष का राहुल गांधी और 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ सकता है, भर रहा है या पड़ सकता है? मेरा जवाब है अभी नहीं, लेकिन राहुल गांधी पहले की तुलना में बहुत ही गंभीर राजनीतिक चुनौती जरूर बन चुके हैं, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा बदलाव है। आज मोदी के सामने राहुल गांधी है, वह 2014 वाले राहुल गांधी नहीं है, 2019 वाले राहुल गांधी भी नहीं है। आज वह राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है, संसद में ज्यादा असर्टिव हैं, सड़क पर ज्यादा एक्टिव हैं, युवाओं से ज्यादा संवाद कर रहे हैं, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को नेशनल डिबेट में बनाए रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी पब्लिक इमेज में बहुत हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेकिन क्या इससे वह नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए? फिलहाल नहीं, क्योंकि मोदी के पास अभी भी सत्ता है, भाजपा का मजबूत संगठन है, उसके पास एनडीए है, एक बड़ा पर्सनल उसका ब्रांडिंग है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन राहुल गांधी के पास अब एक ऐसी चीज है जो कुछ साल पहले उनके पास नहीं थी, मोमेंटम। और राजनीति में मोमेंटम कभी कभी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। भारतीय राजनीति में शायद पहली बार ऐसा समय है जब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मोदी को कौन हरा सकता, अब सवाल यह भी है, क्या राहुल गांधी खुद को उस स्तर तक पहुंचा पाए जहां वह मोदी को चुनौती दे सके? और इस सवाल का जवाब 2026 में पूरी तरह हाँ भी नहीं है, और पूरी तरह ना भी नहीं है, क्योंकि चुनाव अभी बाकी है, जनता का फैसला अभी बाकी है, 2029 अभी दूर है, और राजनीति में आज का मजबूत नेता कल कमजोर हो सकता है, और आज का कमजोर नेता कल मजबूत या कमबैक हो सकता है। राहुल गांधी की कहानी शायद इसका सबसे उदाहरण है। एक समय था जब लोग पूछते थे कि राहुल गांधी राजनीति में टिकेंगे कैसे। आज सवाल बदल चुका है, क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं? यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब अंतिम फैसला भारत का मतदाता करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सीना 56 इंच का हो या राजनीतिक आत्मविश्वास 100 इंच का हो, अंत में सत्ता उसी के पास आती है जिसे जनता वोट देती है। इसलिए 56 बनाम 56 की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, शायद असल मुकाबला अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी वास्तव में नरेंद्र मोदी को राजनीतिक चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, या
मोदी अभी भी राहुल गांधी से कई कदम आगे है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।